मैं डॉक्टर शैलेश उनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका स्वागत करता हूं। सेहतनामा लेके आता है एक विशेष चीज़ आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। आज इस अंक में हमारे साथ हैं शहर के एकमात्र स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एवं अस्थिर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल गुप्ता। ठंड में जोड़ों का दर्द या चोट का दर्द एकदम बढ़ जाता है, तो हमने समय के अनुसार बुलाया है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल गुप्ता को। डॉक्टर शीतल गुप्ता, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर शीतल गुप्ता, जैसा कि मैंने बताया, ठंड में पुरानी चोटें उभर जाती हैं, वरिष्ठ जनों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, चाहे वो नी जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो या हिप जॉइंट हो। नी जॉइंट एक ऐसा है जिसके दम पे हम लोग चलते हैं और हमारा चलना फिरना रुक जाता है। तो वरिष्ठ जनों में जो सबसे कॉमन बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या कारण है, कैसे निजात पा सकते हैं, क्या ऑपरेशन ही एक उसका जिसे हम कहें निदान है, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। तो डॉक्टर शीतल गुप्ता, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताना। ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे हमें लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक बीमारी नहीं मानता। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाला परिवर्तन है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे बाल सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झुर्री आएगी, उसी तरह के परिवर्तन घुटने के अंदर भी होंगे। इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन समय के साथ यदि वो बीमारी बढ़ती है या समय के साथ उसका उपचार नहीं किया जाता है, सही तरीके से उसका देखभाल नहीं किया जाता है, तो ये बीमारी तकलीफदायक बन सकती है। अदरवाइज़ हम रूटीन में बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाला मात्र परिवर्तन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस केवल वरिष्ठ जनों में मिलती है या यंग एडल्ट्स में भी मिल सकती है? यंग एडल्ट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलती है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग एडल्ट में तभी मिलेगी जब उनको कोई पुरानी चोटें हैं, जिसकी वजह से घुटने पे एक परत होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जब आप ध्यान से इस तरफ देखेंगे तो घुटने का जो कवर होता है उस पर एक स्मूथ एंड होता है, इसी को हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब भी किसी भी वजह से ये डैमेज होता है, किसी भी वजह से ख़राब होता है, इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यंग एज में ये चोट के कारण होगा, लेकिन वरिष्ठ जनों में ये बीमारी सिर्फ इसलिए होती कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये घुटने की परत जो है कमज़ोर पड़ते जाती है, और इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक पानी रहता है जिसे बोलते हैं लेमैन की भाषा में, पानी की कमी हो जाती है, घुटने की जोड़ जो घिस जाते हैं, तभी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है और दर्द होता है। ऐसा कुछ होता है क्या डॉक्टर साहब? यदि हम उसको लेमन लैंग्वेज में ही यदि हम एक्सप्लेन करें तो ये एक तरह का ऑयल, एक तरह का लुब्रिकेशन है जो हर घुटने में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। लेकिन फिर जैसे हम बात करें कि एक मशीन जैसे होती है, घुटने को मैं एक मशीन की तरह मानता हूँ कि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है उसमें लुब्रिकेशन कम होता है और उसमें घिसाव होता है, तो इस मशीन में भी धीरे धीरे एक लुब्रिकेशन की कमी होती है। उस कमी के बाद ही उसमें घिसाव होता है। लेकिन यदि हम किसी तरह से उस लुब्रिकेशन को कसरत के माध्यम से या कुछ दवाओं के माध्यम से मेंटेन करें तो इस मशीन की या इस घुटने की उम्र को लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ओवर एक्सरसाइज या अंडर एक्सरसाइज, बजाय इसके एक प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे हम तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डिले कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका उम्र 75 या 80 है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 या 80 है, आपके रिश्तेदार हैं, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है। सालों से जब आप उनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि 40 साल से मुझे घुटने में कोई तकलीफ़ नहीं है। उसी के कंपैरिजन में कई बार आप देखेंगे 55 या 60 साल की उम्र में ही किसी किसी को घुटने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। आप दोनों से जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिनको तकलीफ़ नहीं है वो पिछले 30-40 सालों से रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और रेगुलर वॉक कर रहे हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है? हम तीनों उसमें बताएं कि मेडिसिन से इलाज, फिजियोथेरेपी से इलाज या सर्जिकल इलाज। जी, तो इसमें ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब कोई भी मरीज़ को तकलीफ़ हो रही है वो किस स्टेज पे हो रही है। तो मुझे लगता है इलाज से ज़्यादा हम जो फोकस करते हैं वो बचाव पे करते हैं कि इससे बचे कैसे। जैसे अभी हमारी बातचीत हुई कि बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप नियमित खान पान सही तरीके से रखें, नियमित एक्सरसाइज करें, नियमित तरीके से वॉक करें, तो इससे 100% बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि ये बीमारी हो जाती है जो कि घुटने में होने वाले परिवर्तन हैं, तो घुटने का कवर जब इनिशियल स्टेजेस में होता है, मतलब अर्थराइटिस की जब शुरुआत होती है, जब ये घिसाव शुरू होता है, इस स्थिति में यदि हमने इस बीमारी को पकड़ लिया तो 100% ये बीमारी हम अच्छे से जानते हैं कि सिंपल सी कसरत से, सिंपल से वॉक से, साइकिलिंग से ठीक की जा सकती है।
यदि ये और थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे होता है, जब हमें ये समझ में आता है, खासकर जब हम एक्सरे करते हैं और एक्सरे में देखते हैं कि दोनों जोड़ों के बीच में गैप थोड़ा कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसी दवाएं देनी पड़ती है जिससे इस बीमारी को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। थोड़ा सा कसरत चेंज होता है, फिजियोथेरेपी का इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है। पर कई पेशेंट हमारे पास और भी लेट स्टेज में आते हैं। वो स्टेज ऐसी होती है जब हम एक्सरे करते हैं तो घुटना पूरी तरह से चिपक चुका होता है। जब ये चिपक चुका होता है तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होता है कि इसमें दवाएं और एक्सरसाइजेस कारगर नहीं रहेगी। यदि वो चिपकना शुरू हुआ है तो इसमें घुटने में कुछ इंजेक्शंस एक बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन यदि चिपक के वो स्टेज एडवांस हो चुकी है, घुटने में तिरछापन आ चुका है, तो सर्जरी ही एकमात्र उसका उपाय बच जाता है। किस प्रकार की सर्जरी की जाती है इसमें? सर्जरी के इसमें कई प्रकार होते हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि घुटने को बदल दिया जाएगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है। यदि मेरे पास कोई एक पेशेंट आता है जिनकी उम्र 50 से 55 साल है, इसका मतलब है कि उनके लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है। यदि उनके घुटने के बीच में गैप कम हुआ है तो हम उनका घुटना चेंज नहीं करेंगे। हम घुटने के अलाइनमेंट, खासकर यदि वो तिरछा है और घुटने की हड्डी टकरा रही है, तो उसके दूर दूर करके घुटने के नीचे एक प्लेट लगा देंगे। इस ऑपरेशन को हम हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हम घुटना नहीं बदल रहे हैं, नेचुरल घुटने का अलाइनमेंट को चेंज कर रहे हैं, जिससे घुटने की नेचुरल लाइफ बढ़ाई जा सके। इसी में जो दूसरा सर्जरी होता है वो भी नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या माइक्रोप्लास्टी, जिसमें पूरा घुटना नहीं चेंज किया जाता है, एक छोटा सा कैप ऊपर और एक नीचे लगा दिया जाता है। ये खासकर 60 से 65 साल की उम्र जिसमें घुटने में 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनका एक ही कंपार्टमेंट में खराबी है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यदि हम बात करें जिसमें घुटने का पूरा कवर चेंज करना या टोटल नी रिप्लेसमेंट, वो सिर्फ उन लोगों को लगता है जिनका घुटना काफ़ी हद तक खराब है और जिनकी उम्र ज़्यादा है। मतलब 3 तरीके की सर्जरी हो गई, एक HTO, एक पार्शियल रिप्लेसमेंट एंड जिसे हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट बहुत कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है, आपका ऐसा कहना है, जो बहुत ज़्यादा खराब हो ज़्यादा खराब हो चुके हैं, जिनका उम्र ज़्यादा है, जिनकी डिफॉर्मिटी ज़्यादा है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है एक बहुत अच्छा सर्जरी जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन फिर भी यदि हम अब नेचुरल घुटने को बचा सकें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल घुटना जो एक्टिविटीज़ कर सकता है वो आर्टिफिशियल घुटना नहीं कर सकता। ऐसा टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? स्क्वेटिंग पोजीशन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक तरह का आर्टिफिशियल कवर है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें, प्रेफरेबली पालथी लगा के ना बैठे। ऐसा नहीं है कि इस सर्जरी के बाद आप पालथी नहीं लगा सकते, लेकिन हम प्रेफरेबली मरीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप नीचे ना बैठें, पालथी ना लगाएं, इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली सर्जरीज़ के बाद हाई लेवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो ये जो सर्जरी इसीलिए हमने जो स्पेसिफाई किया कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ पे खासकर जिनका उम्र 65-70 से ज़्यादा है उनके लिए ही ये सर्जरी की जाती है। जिनकी उम्र कम होती है उनको हम हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करते हैं, ताकि उस सर्जरी के बाद, क्योंकि वो घुटना आपका नेचुरल है, आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, पालथी लगा सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ये उसके फ़ायदे हैं। ये सर्जरी ओपन होती है या दूरबीन या लेप्रोस्कोपी के द्वारा? ये जो सर्जरी होती है नी रिप्लेसमेंट, ओपन सर्जरी ही होती है, इसको दूरबीन से नहीं किया जा सकता। दूरबीन से सिर्फ जो लिगामेंट या मेनिस्कस की सर्जरी होती है वो की जाती है। नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी कई लोगों को लगता है कि ऐसा किया जाएगा कि एक घुटने को पूरा निकाल के एक नया घुटना डाल दिया जाएगा, जबकि इस मॉडल में ध्यान से देखेंगे घुटना अभी भी अपनी जगह पे है। घुटने का जो एंड है वहाँ एक छोटा सा कैप ऊपर की तरफ और एक छोटा सा कैप नीचे की तरफ लगाया गया है। जब इस कैप का हम थिकनेस देखते हैं तो मात्र 2 सेंटीमीटर का होता है। मतलब 2 सेंटीमीटर की कैप को हमने नाम दे दिया कि हम घुटना चेंज कर रहे हैं। तो हमें दिमाग में ऐसा आता है कि जैसे किडनी निकाल के नहीं डाल दी जाती वैसे किडनी डाली जाएगी या वैसे घुटना डाला जाएगा, जबकि सिर्फ एक सरफेस है जो चेंज की जा रही है। ये तो हमने बात करी घुटने की। अब सबसे कॉमन चीज़ जो आती है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन 2 तरीके से होता है, या तो पुरानी कोई चोट लगी हो, या एक टर्मिनोलॉजी होती है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, बार बार होने वाला शोल्डर डिसलोकेशन। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब मुझे कुछ बताएंगे आप? जी, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन का मतलब होता है कि जब कंधा बार बार अपनी जगह छोड़ के उतर जाता है। खासकर ये यंग पेशेंट्स में, खासकर जिनकी उम्र 17 साल से लेके 25 से 30 साल है, स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण, चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट्स के कारण होती है। अब कंधे के आगे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कंधे को अपनी जगह से बाहर निकलने से रोकते हैं। जब पहली बार चोट लगती है तो ये सारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं, इसलिए कंधा बार बार बाहर जाता है।
अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ पे, जो आपका स्पेशलाइजेशन भी है। खेल हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, सेहत को ठीक रखने के लिए होती है, और हम भी चाहते हैं कि अच्छी सेहत बनी रहे, लेकिन हर चीज़ के, अच्छी चीज़ के बुरी चीज़ें भी साथ में जुड़ी रहती हैं। लगातार खेलने से कुछ इंजरीज़ भी होती हैं। वो कौन कौन सी कॉमन इंजरीज़ हैं डॉक्टर साहब, जो हमें बताएंगे, और उनका इलाज कैसे हो सकता है? कॉमन इंजरीज़ की हम यदि बात करें तो जो हमने इतने सालों से देखा है, घुटने की इंजरी, कंधे की इंजरी और एंकल यानी टखने की इंजरी, ये 3 इंजरीज़ हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ में बहुत कॉमन होती है। बाकी इंजरीज़ होती है जो बहुत छोटी होती है, जो सिंपल इलाज जैसे बर्फ़ की सिकाई, थोड़ा रेस्ट और एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। लेकिन ये तीनों इंजरीज़, घुटने, कंधे और टखने की इंजरीज़ ऐसी होती है जो आपके स्पोर्ट्स करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इन तीनों इंजरी का सही समय पे न सिर्फ निदान बल्कि उचित इलाज ज़रूरी है। घुटने की यदि हम बात करें तो घुटने में आप ध्यान से देखेंगे कि जो सबसे ज़रूरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट कुछ नहीं है, एक तरह की रस्सियां हैं जिसने दोनों घुटने के जोड़ को आपस में रोक के रखा है। इसमें सबसे ज़रूरी लिगामेंट होता है अंदर का, जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन में जो सबसे कॉमन इंजरी होती है, खासकर फुटबॉल प्लेयर्स में, हॉकी प्लेयर्स में, ये लिगामेंट टूटने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। आप भारतीय महिला हॉकी टीम से भी जुड़े हुए थे एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। उस समय आपने कौन कौन सी इंजरीज़ देखी और उनका कैसे इलाज किया आपने, और हम आम आदमी को उन इंजरीज से कैसे बचा सकते हैं या कैसे इलाज कर सकते हैं? जी, खासकर ऐसी इंजरी जिसमें लिगामेंट टूट जाता है, उसका इलाज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में सर्जरी ही होता है। इसमें हम एक स्पेशल विधा जिसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, छोटा सा की होल करके इस लिगामेंट को दोबारा से नया बनाते हैं। इस तरह की लिगामेंट सर्जरी में कई बार ये भ्रांति होती है कि इसके बाद खेला नहीं जा सकता, लेकिन पिछले लगभग 20 सालों से हमने देखा कि स्पोर्ट्स पर्सन वापस अपने स्पोर्ट्स पे जा पाते हैं, और हमें कॉन्फिडेंस होता है चूँकि स्पोर्ट्स पर्सन खेल सकते हैं इस सर्जरी के बाद, तो आम आदमी तो डेफिनेटली अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। बात ज़रूरी ये होती है कि इस लिगामेंट इंजरी से बचा कैसे जाए। तो स्पोर्ट्स पर्सन में जो कॉमनेस इंजरी का रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका एक स्पोर्ट्स का सीज़न ख़त्म होता है, आप रेस्ट कर रहे होते हैं और अचानक से फिर से जब शुरू कर देते हैं, वो टाइम होता है हाईएस्ट टाइम जब इंजरी होती है। तो मेरा इसमें ये मानना है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं, यदि आपको अपनी इंजरीज से बचना है तो रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ओवर एक्सरसाइज ना करें। ओवर एक्सरसाइज से हमेशा ओवर यूज इंजरीज होती है। उस एक्सरसाइज को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाएं। जब आपका एक लेवल आ जाता है तो ही आप हायर लेवल पे जाएं। जैसे हम बोलते हैं कि आपको सीढ़ी चढ़ना है तो आप 12वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ते, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। यही प्रिंसिपल हमेशा आपकी एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए सबसे ज़रूरी है। ये जो लिगामेंट्स की या साइड की जो आपने बताया सपोर्ट वॉल्स जो रहती हैं, उनकी सर्जरी सिर्फ दूरबीन से की जाती है या ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं? तो ऐसे स्ट्रक्चर्स लिगामेंट के जो घुटने के अंदर होते हैं या कंधे के अंदर होते हैं, उनकी सर्जरी दूरबीन के माध्यम से की जाती है। लेकिन ऐसे लिगामेंट्स जो घुटने के बाहर है, जैसे LCL या MCL या कंधे के लिगामेंट जो बाहर होते हैं, उनको ओपन सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। साथियों, सेहतनामा में आज हमारे साथ थे डॉक्टर शीतल गुप्ता। डॉक्टर शीतल गुप्ता ने बताया वरिष्ठ जनियों की सबसे समस्या जो रहती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि घुटने को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसके कारण से उनका चाल चलन बंद हो जाता है। तो नियमित एक्सरसाइज, संपूर्ण देखभाल एवं समय पर डॉक्टरी सलाह, साथ में ज़रूरत हो तो सर्जरी या फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। जहाँ स्पोर्ट्स इंजरी होती है वहाँ पे अधिकतर जगह पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन से की हुई सर्जरी से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो शोल्डर की हो चाहे नी की हो। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हमें नी रिप्लेसमेंट तक जाना पड़ता है। देखते रहिए DNN। ऐसे नए सेहतनामा में हम हर बार नई शख्सियत से मिलेंगे, नए सेहत के लिए आपको फिर से मिलाएंगे DNN में। धन्यवाद डॉक्टर शीतल गुप्ता। थैंक यू।